हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम से अच्छे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, विद गुड हेल्थ। माई सेल्फ गौरव तोमर। तो आज हम बात कर रहे हैं किंग्स एंड क्रॉनिकल्स क्लास 12th पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। माई सेल्फ गौरव तोमर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 वीडियो के अंदर। वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स: द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस आइडियल किंगडम, how this Sulai Kul was projected as a unifying force in the Mughal Empire, just sovereignty as social contract. Just sovereignty मतलब sovereignty the संप्रभुता, like free from outside interference, just as related to the justice, capitals and court, the Mughal court, something about the Mughal court, and titles and gifts, कि टाइटल और गिफ्ट्स कैसे दिए जाते थे और क्या उनकी इम्पोर्टेंस थी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं दिस आइडियल किंगडम। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ डिवाइन लाइट। देखो सबसे पहले हमने एंशिएंट इंडिया के अंदर भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट जो है, और हम इससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, बाकी सब जगह हम अलग अलग टाइम पर पढ़ते हैं कि द किंग, दिस किंगशिप, दे ऑलवेज ट्राई टू एस्टैब्लिश अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन ओरिजिन। डिवाइन ओरिजिन का हो गया, इट इज रिलेटेड टू दी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप की भगवान ने हमें जो है परमिट किया है। तो इस तरह का कुछ डिवाइन जो कॉन्सेप्ट था, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दी किंगशिप और दी किंग। अब यहाँ पर क्या था, डिवाइन लाइट का जो कॉन्सेप्ट था मुगल्स के अंदर, ठीक है, उसमें कहा गया है कि द पावर ऑफ द मुगल, ठीक है, मुगल किंग्स केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, कि भगवान ने ही डायरेक्ट उनको पावर्स दी हैं और जो वो रूल कर रहे हैं। अब इसके लिए कई नरेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से एक नरेशन बात करती है अबाउट द मंगोल क्वीन अलंका। ठीक है, कि शी वाज लाइक रेस्टिंग इन हर टेंट एंड शी गॉट प्रेग्नेंट बाय अ रे ऑफ सनशाइन। सूरज के किरण के साथ वो जो है प्रेग्नेंट होती हैं, और जो बच्चा जिसको वो जन्म देती है, द ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, तो वो ऑफ स्प्रिंग क्या है कि दैट ऑफ स्प्रिंग कैरीड दिस डिवाइन लाइट, जो डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट या उसके बारे में जो नरेशन है, दैट इज अबाउट अलंका, कि भैया उसमें जो बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो कैरी करता है डिवाइन लाइट को, और ये डिवाइन लाइट जो है जनरेशन से जनरेशन में आगे पास ऑन कर दी जाती है। अबुल फजल ने कहा कि भाई जितनी भी धरती पर जितनी भी चीजें हैं विच आर रिसीविंग दिस लाइट फ्रॉम द गॉड, तो उसमें सबसे पहला स्थान, सबसे ऊपर स्थान किस चीज का है? मुगल किंगशिप का है। तो मुगल किंगशिप को अबुल फजल ने उस हायरार्की में सबसे ऊपर रखा हुआ है, जो डिवाइन लाइट जो है भगवान से प्राप्त करते हैं। ठीक, मुगल आर्टिस्ट दे पोर्ट्रे एम्प्रेस वेयरिंग द हेलू। ये मतलब जैसे हम देखते हैं कि एक चक्र होगा सर के पीछे, और जो लाइट की फॉर्म में उसके पीछे दिखाई देती है। अभी आगे वाली एक दो इमेजेस में हम देख लेंगे, विच दे सॉ ऑन यूरोपियन पेंटिंग्स ऑफ क्राइस्ट एंड वर्जिन मैरी टू सिंबलाइज द लाइट ऑफ गॉड। तो इसको जो है, यही जो कॉन्सेप्ट है हेलो का, सेम इज बेसिकली यूज्ड बाय द मुगल आर्टिस्ट जब वो पेंटिंग बनाया करते थे एम्परर के सुल्तान की। तो यहाँ देखिए, ये एक जो इमेज है हमारी, ये पेंटिंग जो है बात करते हैं, दिस पेंटिंग बाय अबुल हसन शोज जहांगीर जो है कि वो एक ड्रेसअप है, एक तरह के ये जो कपड़े दिखाई, ये आप देख सकते हैं, दैट इज बेसिकली हेलो, जो ये पीछे दिखाई दे रहा है सर के पीछे। ठीक है, डिवाइन लाइट की वो जो बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है उसने अकबर का जो है एक पोस्टर जो है या एक पेंटिंग जो है अपने हाथ में पोर्ट्रेट जो है पकड़ा हुआ है। यहाँ पे अकबर को जो व्हाइट यूनिफॉर्म में या व्हाइट ड्रेस में दिखाया गया, ये एक्चुअली इट इज बेसिकली एसोसिएटेड इन सूफी ट्रेडिशंस विद द एनलाइटेंड सोल, कि जो एनलाइटन हो गई है, जो सोल जाके भगवान के साथ एकाकार हो गया जिसका, उस सोल के रूप में। और जो इसके हाथ में यू कैन सी दिस ग्लोब, इट इज बेसिकली दैट डिवाइन लाइट, और यू कैन से दैट पावर, कि अकबर जो है वो एक जो आपकी डिवाइन लाइट है, जो पावर्स है, वो सारी जो है जहांगीर को पास ऑन कर रहा है। जो हमने बात की कि जनरेशन टू जनरेशन मूव ऑन होती है, आगे बढ़ती जाती है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज बेसिकली अबाउट अ यूनिफाइंग फोर्स सुलह कुल। सुलह इक्वल, सुलह का मतलब हम हिंदी में जानते हैं कि जब सुलह क्या होगी, कि कहीं पे भी हम बात करेंगे कि झगड़ा हो रहा है तो उनमें कॉम्प्रोमाइज है, सुलह कराने से इसका कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं। अब सुलह कुल के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों आई? देखिए, मुगल क्रॉनिकल्स में बताया गया है कि मुगल जो है बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ एम्पायर जहाँ पे डिफरेंट एथनिक या रिलीजियस ग्रुप्स जो है कम्युनिटीज रहा करती थी, जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं हिंदू हैं, जैन हैं, जोरास्ट्रियन है, मुस्लिम्स हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे ग्रुप
ग्रुप होंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी मुगल हमारे पास क्रॉनिकल्स मिलते हैं उनमें कहा गया है कि दिस इज द बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द एम्परर, कि ये जो ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं, इनमें किसी तरह का झगड़ा ना हो पाए, तो इनके बीच मध्यस्थता करने का जो काम है, कि इनकी लड़ाई झगड़े को रोकने वाला जो बात है, दैट विल बी डन बाय एम्परर ओनली। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट उभर कर आता है सुलह कुल का। क्या है? अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ दिस सुलह कुल, एब्सोल्यूट पीस, ठीक है, शांति बनाए रखनी है, एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द एनलाइटेंड रूल, ठीक है। तो ये कॉर्नरस्टोन जो है इसका माना गया है कि वो सुलह कुल के थ्रू ही एब्सोल्यूट पीस जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है एम्पायर के अंदर। इन सुलह कुल all religions and schools of thoughts had freedom of expression, but on condition that they did not undermine the authority of the state or fight among themselves। मतलब क्या हुआ कि भाई आप जो है अपनी विचार जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं सुलह कुल के अंदर जब आप हैं सुलह कुल के अंतर्गत, ठीक, लेकिन आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला तो आप जो स्टेट की अथॉरिटी, जो राज्य की पावर है, आप उसको किसी भी तरीके से जो है अंडरमाइन नहीं करेंगे या उससे अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश नहीं करेंगे, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि आप आपस में लड़ाई भी नहीं करेंगे विचार विमर्श करते हुए या अपने विचार रखते हुए, ठीक है। तो ये बेसिकली सुलह कुल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था या कंडीशन थी। इंस्ट्रक्शन वाज सेंट टू द ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर to follow this concept और perception of सुलह कुल in the administration also। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पहले अशोक ने अपने धम की बात की थी, उसको भी ऑफिसर्स को सेंड किया था। तो मैं इसको अशोक के धम से इसलिए कंपेयर करने की आपको बता रहा हूँ कि उसने भी जो इंस्ट्रक्शन थी, अशोक का धमा क्या था, हमारी बेसिकली इंस्ट्रक्शन हुआ करती थी हमें बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तो वो भी इम्प्लीमेंट हुआ था विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑफिसर, जिसमें तो स्पेशली उन्होंने अलग से एक अपना एक ऑफिसर रखा होता, धम महामात्र या धम महामत्ता, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन वाज सेंट टू ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर टू फॉलो दिस परसेप्ट ऑफ सुलह कुल एडमिनिस्ट्रेशन। Akbar abolished the tax on pilgrimage in 1563 and jizya in 1564 as the two were based on religious discrimination। अकबर ने ये कोशिश की कि जितने भी रिलीजन के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो ये दो टैक्स उसने हटा दी थी। और बात अलग है कि लेटर ऑन जो है आने वाले समय में जो जजिया था वापस से इम्पोज कर दिया गया था, और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इट वाज बेसिकली इम्पोज बाय औरंगजेब इन लाइक कमिंग ईयर्स। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट सोवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट सोवरेनिटी मतलब क्या है कि अबुल फजल डिफाइंड सोवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोवरेनिटी है मतलब दैट द किंग इज फ्री फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस। द एम्परर प्रोटेक्ट्स द फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ, ठीक है, एंड इन रिटर्न डिमांड्स ओबीडियंस एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अब जो एम्परर है वो चार चीजों की रक्षा करेगा प्रजा के, लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ। बदले में क्या होगा, जो डिमांड करता है, एक तो ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब कि आप राजा की बात मानेंगे, आज्ञाकारी बनकर रहेंगे। दूसरा शेयर ऑफ रिसोर्सेज। शेयर ऑफ रिसोर्सेज सीधी सी बात है, बेसिकली रेवेन्यू की बात कर रहा है, टैक्स की बात कर रहा है, तो बदले में ये हमें एम्परर को देने होंगे। वन ऑफ द फेवरेट सिंबल यूज्ड बाय आर्टिस्ट वाज द मोटिव ऑफ द लायन एंड लैम्ब, ठीक है, और गोट पीसफुली, ठीक है, नेस्टलिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। दिस वाज मेंट टू सिग्निफाई अ रियल्म वेयर बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक could exist in harmony। मतलब क्या हुआ कि जो जस्ट सोवरेनिटी है या जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है, उसका क्या स्टेटस था, वो ये बता रहा है कि उसमें ना शेर और बकरी को या गाय को इस तरह से एक साथ इमेज में दिखाया गया। आगे हम डिस्कस करेंगे, वो इमेज मैं आपको शो करूंगा। तो वो ये सिंबलाइज करता है कि भाई देखो, शेर और बकरी अगर साथ है तो हम जानते हैं शेर बकरी को खा जाएगा अगर मिलेगा, तो लेकिन ये सिंबलाइज करने की कोशिश करता है कि शेर और बकरी दोनों आराम से बैठे हुए एक दूसरे के बराबर में। इसका मतलब क्या है कि अमीर और गरीब, रिच एंड पुअर, पावरफुल एंड वीक, ये सब क्या है, बराबर है मुगल स्टेट के अंदर, मुगल एम्पायर के अंदर। ये एस्टेब्लिश किसने किया है, एम्परर ने, ठीक है। तो इस तरह से इसको शो करने की कोशिश की गई। कोर्ट सीन्स फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा, मतलब बादशाहनामा में ऐसे जो मोटिव हो बिल्कुल एकदम से राजा का जो अपने एम्परर का जो थ्रोन या तख्त दिखाया जाता है, उसके नीचे ही उसको बिल्कुल ये इस तरह के जो सिंबल्स हैं जो हम बात कर रहे हैं, लायन एंड द गोट, ये शो करने की कोशिश की जाती है, और बहुत सारी इमेजेस में हमको ये दिखते भी हैं पेंटिंग्स के अंदर।
अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक इमेज की बात करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जहांगीर शूटिंग द फिगर ऑफ पॉवर्टी पेंटेड बाय द आर्टिस्ट सबुल हसन। ये जो ब्लैक कलर की आपको ये इमेज दिख रही है यहाँ पर, जो सिंबलाइज कर रहा है पॉवर्टी को, तो इसको जहांगीर जो है अपने तीर से शूट कर रहा है, मतलब वो लोगों को गरीबी से मुक्ति दिला रहे हैं। यहाँ देखिए जब हम उसकी बात करते हैं सिंबल की, लायन एंड गोट दोनों साथ बैठे हैं, तो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे बहुत पीस है, शांति है और हर कोई बराबर है, किसी को से डरने की जरूरत नहीं है। ये आप एक चेन देख रहे हैं जो हेवन से, स्वर्ग से उतर रही है, इसको बोला जाता था बेसिकली चेन ऑफ जस्टिस। ये जो है जहांगीर ने अपने महल के बाहर लगाई हुई थी कि अगर जो ऑफिसर्स हैं वो कोई बात नहीं सुनते हैं आपकी, तो आप सीधा इस बेल को बजाकर राजा से जो है, एम्परर से जो है डिमांड कर सकते हैं टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से हो गया जैसे आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। बेसिकली ट्विटर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि उसमें हम पीएम को, सीएम को किसी स्टेट के टैग करके अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लाइक वॉइस रेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरह का उसी तरह का कॉन्सेप्ट था कि अपनी वॉइस रेज करने की कोशिश की जा रही है, तो ये इस इमेज के अंदर दिखाया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अब हम बात करेंगे मुगल कोर्ट की। मुगल कोर्ट की क्या स्ट्रक्चर थी या उसमें सेंटर पीस क्या था, कौन कौन उसका हिस्सा थे। तो द सेंटर पीस वॉज द थ्रोन, जिसको हम तख्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो थ्रोन था, जो तख्त था, वो पूरे सेंटर ऑफ पावर था, जिसे हम कह सकते हैं हाईली सेंट्रलाइज, जो मोनार्की में हर जगह में देखने को मिलता ही है, हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था। ठीक है, द सेंटर पीस ऑफ द कोर्ट वॉज तख्त। दी कैनोपी, कैनोपी क्या होता है, मतलब छतरी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, छतरी है जिसे सर ढका हो एक तरह से, जो एक तरह से डिमार्केशन या सेपरेशन का काम करती है। द कैनोपी अ सिंबल ऑफ किंगशिप इन इंडिया फॉर अ मिलेनियम। ठीक है, बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है। वाज बिलीव्ड टू सेपरेट द रेडियंस ऑफ द सन फ्रॉम दैट ऑफ द सोवरेन। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि जो कोर्ट के अंदर जो किसी व्यक्ति की इम्पोर्टेंस जो है वो इस बात से पता चलती है कि वो इंसान राजा के कितने करीब बैठा हुआ है। जो आदमी की जो सीट होगी वो जितनी राजा के पास होगी, वो आदमी इसका मतलब उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनकी जो स्पेटियल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग जो डिसाइड करती थी उनके स्टेटस को। द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब आप किसी को आके कैसे ग्रीट कर रहे हो, कैसे मतलब सलाम कर रहे हो उनको। ठीक है, द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन द रूलर इंडिकेट द पर्सन स्टेटस इन द हायरार्की। ठीक है, डीपर प्रोस्ट्रेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड हायर स्टेटस, कि जिस आदमी के सामने बहुत ज्यादा डीपर प्रोस्ट्रेशन, मतलब जैसे हम कहते हैं ना जमीन पर झुक कर प्रणाम करना है, झुक कर प्रणाम करना है, जमीन पर लेट कर प्रणाम करना है। तो जितना लंबा प्रोस्ट्रेशन, जितना ज्यादा आदमी झुकेगा या पैर चूमेगा या आदमी जो है जमीन को चूमेगा या साष्टांग प्रणाम के तौर पर, तो वो बताता है कि सामने वाला आदमी कितना ज्यादा पावरफुल है। वो यही स्टेटस जो है वो डिसाइड करता है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वो सिजदा। ठीक है, और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, जो सिजदा हम कह रहे हैं कि पूरा साष्टांग प्रणाम, जमीन पर बिल्कुल लेट जाना, उसको सिजदा बोलते हैं। इसके अलावा पाबोस भी था, मतलब पैरों को चूमना। इसमें कई बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने सूफिज्म के अंदर भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन उलेमा एंड द एम्परर, बिकॉज उलेमा का मानना था कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने इंसान को नहीं झुकना चाहिए। खैर, सिजदा और पाबोस था। अगर हम बात करें कि शाहजहां के टाइम पर जो थे ये रिचुअल जो थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था चेहर तस्लीम और जमीन बोस से। चेहर तस्लीम भी क्या एक तरीका होता था कि झुककर आप एक हाथ पीछे रखेंगे, एक हाथ सीने पर रखेंगे, तो एक तरीका होता था किस तरह से हम राजा को जो है सैल्यूट कर रहे हैं। और जमीन बोस किसिंग द ग्राउंड। इट वाज बेसिकली रिप्लेस्ड और इम्प्लीमेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द शाहजहां रूल। ठीक है बच्चा, अभी हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज कैपिटल एंड द कोर्ट्स। फाइन, कैपिटल जो है, सिटीज जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इट वाज द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक, द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल सिटी वेयर द कोर्ट असेंबल, जहाँ पर जो है राजा का जो है पूरा एम्परर का, सुल्तान का जो है, बादशाह का जो कोर्ट लगा करता था। ठीक है, अब कैपिटल सिटी की हम बात कर लेते हैं, कैसे कैसे जो कैपिटल सिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही। बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा, जो आगरा जो थी जिस टाइम अटैक किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद, यहाँ पे स्टैब्लिश किया था दिल्ली सल्तनत को हटाकर जो मुगल एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, तो आगरा कैपिटल थी, तो उन्होंने आगरा को ही टेक ओवर किया, आगरा को ही कैपिटल बनाया। अकबर ने बाद में जो है आगरा के पास में ही फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, तो फिर 1570s में अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल, दैट वाज फतेहपुर सीकरी। इन 1585 द कैपिटल वॉज ट्रांसफर टू लाहौर। लाहौर जो है ट्रांसफर कर दिया गया फतेहपुर सीकरी से। उससे कारण क्या था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थी
वो जो है उसको कंट्रोल में करके रखने की जरूरत थी। लाहौर के थ्रू बेसिकली जो अकबर था उसने बहुत ही क्लोज कंट्रोल अपना रखा था 13 साल तक, ठीक, ताकि वहां पर कोई इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इन 1648 द कोर्ट, आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव टू द न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद हम सब जानते हैं बेसिकली दिल्ली, ठीक। तो 1648 में, और शाहजहानाबाद नाम क्यों है, कि शाहजहां ने इसको बनाया गया था। तो 1648 में शाहजहानाबाद जो है नई कैपिटल बन जाती है, शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर सब। The emperor began his day at sunrise with personal religious devotion or prayers, and then appeared on a small balcony, the झरोका फेसिंग द ईस्ट। झरोका मतलब कि एक बालकनी में आता था, लोग झरोका दर्शन इसको बोला जाता है हिंदी में। बालकनी में आया करते थे, नीचे जो है राजा के जो सिपाही थे, सुल्तान के गरीब आदमी भी थे और बीमार आदमी होते थे, वो राजा की जो है एक झलक पाके जो है अपने दुख दर्द दूर करने या बरकत लेने के लिए आया करते थे। इट वॉज बेसिकली स्टार्टेड बाय झरोका दर्शन वो स्टार्टेड बाय अकबर, जो क्या है कि जो ये सोवरेनिटी है और जो राजा की जो पावर है उसको ज्यादा कंसोलिडेट और ज्यादा महिमा मंडन उसका करना चाहता था, कि उसको फैलाना चाहते थे। तो ही स्टार्टेड विद दिस झरोका दर्शन। बाद में जो है औरंगजेब ने इसको बंद भी कर दिया था। आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर एट द झरोका, द एम्परर वॉक टू द पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस, जिसको हम बोलते हैं दीवाने आम, टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट, ठीक है। दीवाने आम दीवाने खास दो हुआ करते थे। दीवाने आम में आम आदमी के साथ मीटिंग हुआ करती, दीवाने खास में जो है वो अपनी स्पेशल या कॉन्फिडेंशियल चीजों पर मीटिंग होती थी। 2 hours later the emperor was in the दीवाने खास to hold private audiences and discuss confidential matters. Fine. चलिए अभी आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। On special occasions such as the anniversary of accession to the throne, Eid, Shab-e-Barat and Holi, the court was full of life. The Mughal king celebrated 3 major festivals a year: the solar and the lunar birthday of the monarch and Nowruz. ठीक है, Nowruz क्या है? इट वॉज बेसिकली अकॉर्डिंग टू इरानियन न्यू ईयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इरानियन कैलेंडर ये जो है इरानियन न्यू ईयर इसको माना जाता है, और वर्नल इक्विनॉक्स। तो ये जो 3 जो है वो बहुत ही मेजर फेस्टिवल थे जो सेलिब्रेट किए जाते थे मुगल एम्पायर के अंदर। ऑन द बर्थडे और ऑन द हिज बर्थडे, मतलब हिज मतलब एम्परर, ऑन हिज बर्थडे द मोनार्क वाज वेट अगेंस्ट वेरियस कमोडिटीज विच वर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन चैरिटी। जो हम बात करते हैं ना, तुला दान है, या राजा को सोने से या बोली अलग अलग चीज सामान से उससे तोला जा रहा है, और जो बाकी जितना भी जो सामान उसकी तोल के बराबर वजन के बराबर होता है, फिर उसको आगे हम डोनेट कर देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं। टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, कि टाइटल्स और गिफ्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस थी मुगल एम्पायर के अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली बेटा? ये सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉनिकल्स। अलग अलग क्रॉनिकल जो लिखी गई, जिसमें सबसे ज्यादा अकबर के टाइम पीरियड की तो अगर हम बात करते हैं, हमें अबुल फजल की आईन अकबरी से ही मिल जाती है। तो हम बेसिकली उन हमें जितने भी क्रॉनिकल्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके थ्रू पढ़े। ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी। ग्रैंड टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर अ विक्ट्री ओवर एन एनिमी। तो बड़े बड़े टाइटल लिया करते हैं, या तो जब राजा की ताजपोशी हो रही है, जब उसको गद्दी बैठाया जा रहा है, या जब वो एक जीत लाते हैं किसी भी शत्रु को, या युद्ध में उनको जीत मिलती है। The granting of titles of men of merit was an important aspect of Mughal polity. For example, this is the title of Asaf Khan for one of the highest ministers originated with Asaf. Asaf कौन था? It was the minister of the prophet king of सुलेमान, सोलोमन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उनके जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे आसफ, तो उसी से यहाँ पे आसफ खान का जो टाइटल जो है दिया जाता था मुगल एम्पायर के अंदर। इसके अलावा मिर्जा राजा की बात भी करते हैं। मिर्जा राजा जो है सबसे बड़े टाइटल्स में से एक था औरंगजेब के टाइम पर। द टाइटल मिर्जा राजा was accorded by औरंगजेब to his 2 highest ranking nobles, जयसिंह एंड जसवंत सिंह। इन दोनों को मिर्जा राजा का जो टाइटल या उपाधि इन्होंने दी थी औरंगजेब के टाइम पे, औरंगजेब ने दिया था। टाइटल कुड बी अर्न और पेड फॉर मीर खान। देखिए मीर खान है ये, आगे देखिए उसने क्या किया था। ही ऑफर्ड ₹1 लाख टू औरंगजेब फॉर द लेटर अलिफ दैट इज ए, कि जो मीर खान है उसके आगे ए ऐड हो जाए ताकि उसको जो है अमीर खान के नाम से जाना जाने लगे, ठीक है। तो मीर खान ऑफर्ड ₹1 लाख टू औरंगजेब फॉर द लेटर अलिफ दैट इज ए टू बी एडेड टू हिज नेम टू मेक इट अमीर खान, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल में इसके अलावा और भी जो है कुछ गिफ्ट जो दिए जाते थे, ठीक है, जिसमें हम कपड़े की बात कर लेते हैं। वन अदर वर इंक्लूडेड द रॉब ऑफ ऑनर, खिल्लत जिसको हम कहा जाता कहते हैं, गारमेंट वंस वॉर्न बाय एम्परर एंड इम्ब्यूड विद हिज बेनेडिक्शन, ठीक। वन गिफ्ट द सरापा, ठीक है, हेड टू फुट, ये पूरा कपड़ा होता था नीचे से लेके ऊपर तक, जिसमें एक ट्यूनिक होता था। ट्यूनिक मतलब एक जैकेट की फॉर्म में आप देख सकते हैं इसको। ट्यूनिक और टर्बन हमको पता है, और एक साश होता था, मतलब पटका हुआ करता था। ज्वेल्ड ऑर्नामेंट वर ऑफन गिवन एज गिफ्ट बाय द एम्परर,
ठीक है, ज्वेल ऑर्नामेंट भी दिए जाते थे। एक कोर्टियर जो है जब भी राजा के पास आता था तो वो कभी खाली हाथ नहीं आता था। वो या तो एक छोटी अमाउंट लेके आते थे पैसे की, जिसको हम नजर बोलते थे, या एक बड़ी अमाउंट होती थी तो उसको हम पेशकश कहते थे, ठीक है। तो इसमें पता चलता है कि गिफ्ट की कितनी इंपॉर्टेंस थी, और टाइटल्स भी वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मुगल एम्पायर। अब जो है ये टाइटल्स और गिफ्ट, बेसिकली गिफ्ट की जो हम बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी जो है गिफ्ट की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। जैसे कि किसी का राजदूत किसी सुल्तान से मिलने आ रहा है, कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, सुल्तान जो है किसी और के पास अपना मैसेज कन्वे करने के लिए किसी को भेजा है, अपने राजदूत को या अपने किसी आदमी को, तो बहुत सारे गिफ्ट उसके साथ भेजा था जो ऑनर है ना और रिस्पेक्ट का साइन था, ठीक। इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस गिफ्ट वर रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद दिस। दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, 3 ही क्वेश्चन है फॉर योर असाइनमेंट। आप इनको कंप्लीट कीजिएगा, 3 एंड 8 मार्क्स में है, ठीक है। और बाकी तो आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया है। कुछ भी डाउट परेशानी होती है जस्ट फील फ्री टू आस्क। अच्छे से इसको देखिए, वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, एंड एट द सेम टाइम यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी ऑल्सो। एनसीईआरटी भी आप लोग जो है थोड़ा उसको रेफर करेंगे, ये देखेंगे। और बस ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहो, आबाद रहो, मे गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।